राम दरबार में श्री राम यंत्र की स्थापना की। इस दौरान पूरा मंदिर मंत्रोच्चार के साथ गूंज उठा। इस पावन मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामलला के दर्शन और आरती भी उतारा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। राम मंदिर श्री राम यंत्र की स्थापना के बाद श्री राम दरबार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम भक्तों को इस दौरान संबोधित भी किया। सीएम योगी ने सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए यूपी में बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपको बताते चले 9 साल पूरे हो चुके हैं योगी सरकार के। साथ ही विपक्ष पर हमला बोलते हुए यूपी की पिछली सरकारों को लेकर जबरदस्त निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे, अपनी सत्ता को बचाने के लिए नोएडा नहीं जाते थे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राम भक्तों को संबोधित किया। आप भी सुनिए। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, या अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। वह उनके लिए अंधविश्वास और रूढ़िवादी नहीं था। लेकिन राम मंदिर की बात करना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण की बात करना और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन की बात करना उनके लिए अंधविश्वास का पर्याय था। लेकिन आज हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 500 वर्षों के बाद जो आस्था 500 वर्षों तक निरंतर बनी रही, तमाम विप्लव को झेलती रही, संघर्षों पर संघर्ष का मुकाबला करती रही, लेकिन वह आस्था कभी रुकी नहीं, कभी डिगी नहीं, कभी झुकी नहीं। वह संघर्ष, वह सत्ता किसी की भी रही हो, वह सत्ता के खिलाफ वह संघर्ष जो इस आस्था को अपमानित करती थी, उसके खिलाफ इस संघर्ष निरंतर जारी रहा। और अंततः वह दिन आ रहा है जब अयोध्या, आज का ये अयोध्या इस रूप में हम सबके सामने है। रक्षा मंत्रालय ने नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 की शुरुआत आज से शुरू हो गई है। 2 दिवसीय इस आयोजन के आगाज आज दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेशनल डिफेंस इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उपकरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना और इससे रक्षा उपकरणों को भारत में बनाने के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करने में मदद मिलेगा। और इसके अलावा छोटे और मध्यम उद्योगों यानी कि MSME को इस सेक्टर से जोड़ने का जोर दिया गया है, ताकि वे भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा ले सकेंगे। और इस कॉन्क्लेव का आज पहला दिन है, ये कल यानी 20 मार्च तक चलेगा। वहीं इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित भी किया। इस तरह के डायलॉग बराबर उपयोगी ही होते हैं, पर आज के समय में ऐसे डायलॉग और भी उपयोगी हो गए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। जब पॉलिसीज बनाने वाले लोग, इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग, स्टार्टअप से जुड़ा हुआ यूथ, एकेडमी से जुड़े रिसर्चर्स जब एक साथ बैठते हैं, तब स्वाभाविक रूप से कई नई आइडियाज भी जन्म लेती हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एग्जीबिशन देखने का अवसर मिला है। वहां मैंने अलग अलग MSMEs और इनोवेटर्स द्वारा डेवलप किए गए कई नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को भी देखा है। मुझे यह देखकर अच्छा लगा कि हमारी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज एक नई सोच और नई टेक्नोलॉजीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या दौरे पर थे। तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत किया, रामलला के दर्शन पूजन किए और इस दौरान अयोध्या वासियों को संबोधित भी किया। आप भी सुनिए। इसी अयोध्या यानी अवधपुरी और आसपास के लोक भाषा में संत कवि तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की थी।
मानस में प्रभु श्री राम सीता जी से कहते हैं, यद्यपि सबने वैकुंठों का बखाना किया है तथा वो वेद पुराणों में वर्णित है, जग प्रसिद्ध है, लेकिन वैकुंठ भी मुझे अवधिपुर जैसा प्रिय लगता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित योगु जाना अवधिपुर सम प्रिय नहीं जाओ सो, ये प्रसंग जानो कौ कौ। ये अयोध्या नगरी सभी राम भक्त के लिए भी सर्वाधिक प्रिय। अब बात करेंगे चुनावी राज्यों की। विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई है और अब उम्मीदवारों के नाम ऐलान होने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के पहले लिस्ट में सीएम हेमंत बिश्व शर्मा समेत 88 नाम शुमार हैं। एक दिन पहले पार्टी ज्वाइन करने वाले कांग्रेस सांसद बोरदोलोई का भी बीजेपी ने नाम इसमें शामिल किया है। दिसपुर से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वह हेमंता अपनी परंपरागत सीट जालूकबाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वे 7वीं बार इस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके साथ ही 25 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करने वाले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा को भी टिकट दिया गया है। बताते चले असम की 126 सीटों पर यानी कि 9 अप्रैल को मतदान होने हैं और वहीं केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 39 प्रत्याशियों के नाम शामिल है और इसके साथ ही केरल में जारी 2 लिस्ट में बीजेपी के 86 कैंडिडेट घोषित हो गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण जारी है। सीएम नीतीश ने आज मुंगेर में 118 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश ने एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू यादव पर निशाना साधा। सीएम ने कहा 2005 से पहले वाली सरकारों ने कुछ काम नहीं किया। शाम के बाद लोग निकलते नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने सब कुछ बदला है। अब बिहार में कानून का राज है। नीतीश ने कहा कि पहले शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल था। वो लोग किसी के लिए कुछ नहीं करते थे। हम लोगों ने विकास की बात की है। श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री गन्ना उद्योग विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री संजय कुमार जी, माननीय विधायक श्री कुमार प्रणय जी, श्री नचिकेता जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री लाल मोहन गुप्ता जी, मुंगेर नगर निगम के मेयर श्रीमती कुमकुम देवी जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधानसभा के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, तो आज के इस कार्यक्रम में वाराणसी में गंगा में नाव पर बिरयानी इफ्तार ने अब सियासी रंग ले लिया है। 14 मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल उठाए तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन पर तीखा पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, गलत को गलत कहने से कतराती है। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। वहीं मामले में एफआईआर कराने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा वाराणसी के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने आरोपियों की जिहादी मानसिकता करार दी। बताते चले अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था कि नाव पर इफ्तार मनाने में क्या दिक्कत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन लोगों ने पुलिस की हथेली पर ईदी नहीं रखी होगी, रख देते तो सब कुछ सही चलता। अखिलेश ने कहा कि प्रशासन को खुश करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि त्योहार कहीं भी मनाया जा सकता है, चाहे वो घर की छत हो या फिर नाव पर।
वहीं गंगा में नाव पर नॉनवेज खाने को लेकर उठे विवाद पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ बहाना बनाया जाता है ताकि लोगों के बीच दूरी पैदा की जा सके। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि गंगा में एक लग्जरी जहाज चलता है जहां महंगी शराब परोसी जाती है और उसका कचरा भी नदी में ही फेंका जाता है, लेकिन उस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं है। अब दोनों के बीच ये जुबानी जंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये मुद्दा लगातार जो धर्म के नाम पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और जो अखिलेश यादव की ओर से इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दी गई है। जेडीयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्या मामले में आज पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अनंत सिंह पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुए इस हत्याकांड के आरोप में पटना के बेऊर जेल में बंद थे। पटना हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक की जमानत याचिका को स्वीकार कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। बताते चले हत्या का ये मामला अक्टूबर 2025 का है, जब मोकामा में चुनावी प्रचार के दौरान जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने अनंत सिंह को आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी, लेकिन आज पटना हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। 2 नवंबर में बेऊर जेल बंद अनंत सिंह को करीब 4.5 महीने बाद जमानत मिली। गौरतलब है कि अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की। वहीं 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए अनंत सिंह ने विधानसभा में पहुंचकर मतदान भी किया था। इस दौरान कहा कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश को लगभग 4 साल बाद अस्थायी पुलिस महानिदेशक मिल सकता है। जी हां, योगी सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक योग्य आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट यूपीएससी को भेज दी है। जानकारी के मुताबिक इस लिस्ट में 18 वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शुमार है। इस सूची में वर्तमान कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण का भी नाम लिस्ट में है और राजीव कृष्ण का नाम स्थायी पुलिस महानिदेशक की रेस में सबसे आगे चल रहा है। इनके अलावा रेणुका मिश्रा, आलोक शर्मा, पीयूष आनंद का भी नाम दावेदारी में देखा जा रहा है। बताते चले यूपी में आखिरी स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल थे, जिन्हें 11 मई 2022 को पद से हटाया गया था। तब से लेकर अब तक यूपी पुलिस कमान में कार्यवाहक अधिकारियों के हाथ में नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन करते हुए गृह विभाग ने औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। राज्य सरकार ने 1990 से 1996 बैच तक के उन सभी अफसरों के नाम यूपीएससी को भेज दिए हैं जिन्होंने 30 साल की सेवा पूरी कर ली है। राजधानी लखनऊ के जहां आपको बताते चले दूसरे राज्य आने जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी परिवहन निगम जल्द ही राजधानी से अन्य राज्यों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने जा रहा है। इनमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य शुमार हैं। परिवहन मंत्री ने संबंधित राज्यों को पत्र लिखकर अनुमति और समन्वय की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जैसे ही हरी झंडी मिल जाएगी, बस संचालन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। बताते चले देश के राज्यों में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग पढ़ाई, नौकरी और व्यापार के सिलसिलेवार आते जाते रहते हैं। इसके अलावा पर्यटकों की आवाजाही पर लगातार बनी रहती है और ऐसे में सीधी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे इंडिया सुपरफास्ट।